राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अध्याय 1 पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पूरे अधिनियम पर एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें पूरे अधिनियम को मैंने एक बार में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही दूसरे वीडियो पे आप लोग आइएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा और शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक की पहुंच हो सके। तो इस अधिनियम पे जो पहला वीडियो बनाया गया था, उस पहले वीडियो में मैंने पूरे एक्ट को आप लोगों को समझाया था। और अब जितने वीडियो इस पे आएंगे, स्टेप बाय स्टेप करके पूरे साक्ष्य अधिनियम को मैं समझाऊंगा। और अगर आप सीरियल से एक करके एक एक वीडियो देख रहे हैं, मतलब एक के बाद एक वीडियो अगर सीरियल से देख रहे हैं, तो पूरा साक्ष्य अधिनियम आपके गिरफ्त में आ जाएगा, यानी उस पर आपकी बड़ी मजबूती से पकड़ बन जाएगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर साक्ष्य विधि को लेकर किसी को कोई डर है, कोई भय है, ठीक है, तो उसका डर और भय इन वीडियो के माध्यम से हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान सब्जेक्ट है, ज़रूरत है जानने की। जिन चीज़ों को हम जानते हैं वो हमारे लिए आसान होती हैं, जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए मुश्किल होती हैं। तो आसान और मुश्किल, ठीक है, के बीच का जो अंतर है वो है केवल जानना। आप जिस चीज़ को जानते हो वो आपके लिए आसान है, जो आप नहीं जानते हो वो आपके लिए मुश्किल है। ठीक है, जिस दिन जान जाओगे उस दिन वो भी आसान हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई कठिन कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, कोई चीज़ कठिन या ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो असंभव हो, जिसको आप जान ना सको। ठीक है, भारतीय साक्ष्य विधि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन तभी जब आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे, तब बीच में से समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग इस वीडियो नंबर 2 के माध्यम से, नहीं भाग 2 है, इस पे धारा 1 पर चर्चा करेंगे, धारा 2 पे चर्चा करेंगे, धारा 3 और धारा 4 पे। ठीक है, एक एक करके सब पे चर्चा किया जाएगा इसी तरह से। आइए सबसे पहले देखते हैं अधिनियम जो है, पहला एक प्रारंभिक अध्याय से जुड़ा हुआ है। जैसे कि भाग 1 में 2 ही चैप्टर थे। ठीक है, पहला प्रारंभिक और दूसरा है तथ्यों की सुसंगति से जुड़ा हुआ है। पहला जो धारा अध्याय है इसका धारा 1 से 4 तक है प्रारंभिक। दूसरा अध्याय जो है वो तथ्यों की सुसंगतता से जुड़ा हुआ है, धारा 5 से 55 तक। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इस अधिनियम का अगर कोई है वो तो धारा 2 5 से 55 है, यानी अध्याय 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा की दृष्टि से अध्याय 2 है, तथ्यों की सुसंगति, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। ठीक, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब चर्चा करते रहेंगे, पूरे चैप्टर्स पे चर्चा करेंगे और इसी तरह से और विधियों पे भी वीडियो अपलोड किए जाते रहेंगे। ठीक है, बशर्ते आप लोग चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, देखते रहिए। तो पहला जो धारा है इस पे नाम विस्तार प्रारंभ, पहली धारा परिचय से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हर अधिनियम में पहली धारा परिचय से होता है, उसी प्रकार से इसकी भी पहली धारा परिचय से है। धारा 2 निरसन से जुड़ा हुआ है, यानी कुछ अधिनियमों को निरसित किया गया है इस धारा 2 में, जो रखे गए थे इस धारा 2 के माध्यम से। ठीक है, और ये जो धारा 2 में रखे गए अधिनियमों को रिपील किया गया है कब? निरसन अधिनियम 1938 की धारा 2 और अनुसूची 3 के माध्यम से। ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा रिपील हो गई है, तो धारा 2। और ये भी पूछा गया है कि कब से रिपील हुई है, तो 1938 की धारा 2, यानी इसको निरसन अधिनियम कहते हैं, रिपील एक्ट। ठीक है, रिपील एक्ट 1938 की सेक्शन 2 का शेड्यूल 3 से। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 2 ही धारा हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो ना के बराबर, जिनका कोई महत्व नहीं रह गया है। एक है धारा 2 और एक है धारा 166। ठीक है, 7 नहीं, 166। धारा 2 तो खत्म हो गई है, रिपील हो गई है, लेकिन 166 रिपील नहीं है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये पैरालाइसिस हो गया है इसको। ठीक है, लकवा लग गया है, कोई मतलब नहीं है, बस केवल कंकाल है इसका, देखने के लिए है, व्यवहार में कोई यूज नहीं है। क्योंकि इसमें जूरी कोर्ट को पावर दिया गया है, जो पावर
अदर कोर्ट्सों को सेक्शन 165 में मिला हुआ है, वो पावर जूरी कोर्ट को 166 में दिया गया है। और जब जूरी कोर्ट ही हमारे देश में नहीं रह गया तो उसकी पावर का कोई मतलब नहीं रह गया। 1973 में 1973 में नई दंड प्रक्रिया संहिता जब से आई है, जो वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस संहिता के माध्यम से जूरी कोर्ट को हमारे देश से खत्म कर दिया गया। पहले क्रिमिनल मामले में एक जूरी कोर्ट होता था सबसे छोटा, उसके बाद जेएम थर्ड होता था, उसके बाद जेएम सेकंड, फिर जेएम फर्स्ट। तो जेएम सेकंड, जेएम फर्स्ट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वितीय वर्ग, ये आज भी हैं। ठीक है, तृतीय वर्ग का पोस्ट खत्म कर दिया गया है, थर्ड क्लास का, और जूरी कोर्ट हटा दिया गया है। तो उसी में जूरी कोर्ट को पावर दिया गया था 166 में। तो जब जूरी कोर्ट नहीं तो उसकी पावर का कोई मतलब नहीं। इस तरह से धारा 166 का कोई मतलब नहीं रह गया है और धारा 2 रिपील हो गया है। तो ये 2 धारा याद रखिएगा। उसके बाद है धारा 3 निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लाज है, जिसमें 10 शब्दों को डिफाइन किया गया है। ठीक है, पहला है कोर्ट की डिफिनीशन दी गई है, फैक्ट की डिफिनीशन दी गई है, रिलेवेंट की फैक्ट डिफिनीशन है, फैक्ट इन इशू की डिफिनीशन है, दस्तावेज की डिफिनीशन है यानी डॉक्यूमेंट्स, साक्ष्य की परिभाषा दी गई है, एविडेंस की, साबित यानी प्रूव्ड की डिफिनीशन दी गई है, ना साबित, ठीक है, नॉट प्रूव्ड, और साबित नहीं हुआ डिस नॉट प्रूव्ड। उसके बाद इंडिया की डिफिनीशन दी गई है। मैं इन सब पे एक एक करके चर्चा विरोध करूंगा। ठीक है, उसके बाद धारा 4 प्रिजम्पशन से जुड़ा हुआ है, उपधारणा से जुड़ा हुआ है। 3 प्रकार के प्रिजम्पशन की बात की गई है। ठीक है, तथ्यों को माना जाता है। 2 बातें हैं, कोर्ट के बारे में 2 तरह से प्रिजम्पशन किया जाता है। एक कोर्ट उन तथ्यों को जिसे जानता है और एक कोर्ट उन तथ्यों के बारे में जिसे मानता है। तो जानना और मानना, ठीक है, जैसे व्यवहार में ना बहुत जान मान है, तो मान जान है मतलब क्या है कि मान जान है, इसका मतलब है, ठीक है, कि अगले को लोग पसंद ज़्यादा करते हैं। खैर वहाँ इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे मानना और जानना 2 अलग संदर्भों में यूज किया गया है। मानना का मतलब कि जो सच्चाई नहीं पता है लेकिन मान लिया जाता है, जिसे कहते हैं उपधारित तथ्य, प्रिज्यूम फैक्ट। प्रिज्यूम फैक्ट में तथ्यों को माना जाता है उसकी सच्चाई का कि वो सही है, लेकिन एग्जैक्ट उसके सत्यता की पता नहीं होती कि वो ट्रुथ है या नहीं है। जानना में वो तथ्य आते हैं जो कोर्ट को खुद पता है, जिसे हम कहते हैं जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट का मतलब जिसमें न्यायालय को तथ्य की जानकारी है। और प्रिज्यूम करने का मतलब है कि प्रिज्यूम करेगा कोर्ट, यानी तथ्य, किसी तथ्य के अस्तित्व को कोर्ट मान लेगा कि वो सही है। तो प्रिज्यूम फैक्ट और जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट। जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट का उल्लेख चैप्टर 3 में किया गया है, प्रिजम्पशन का उल्लेख चैप्टर 1 के सेक्शन 4 में किया गया है। तो यहाँ प्रिजम्पशन को डिफाइन किया गया है कि प्रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि 3 प्रकार के प्रिजम्पशन की बात की गई है। मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ। उपधारणा कर सकेगा, उपधारणा करेगा, और निश्चायक सबूत। मैं इसको बहुत विधिवत से समझाऊंगा, प्रिजम्पशन पे पूरा एक वीडियो लेकर के आऊंगा, क्योंकि प्रिजम्पशन हमारे एक्ट में 2 तरह से किए गए हैं। एक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु की असलियत के रूप में, और एक दस्तावेजों की अंतर्वस्तु से जो भिन्न तथ्य हैं इनके प्रिजम्पशन की बात। ठीक है, तो इससे बहुत विधिवत मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हम लोग आते हैं, इधर पहले देखते हैं। ठीक है, शुरुआत से सबसे पहले संक्षिप्त नाम लिखा हुआ। संक्षिप्त नाम में शॉर्ट टाइटल में आप देखेंगे, ठीक है, अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इसका शॉर्ट टाइटल कहलाता है, संक्षिप्त नेम कहलाता है। जब इसकी विस्तार की बात आएगी तो विस्तार को अभी होल्ड कर दीजिए, प्रारंभ देख लेते हैं, कब से प्रारंभ हुआ है। तो 1 सितंबर 1872 से प्रारंभ हुआ, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है और इसमें भी लिखा हुआ है। 1 सितंबर 1872 से ये प्रारंभ हुआ है, 15 मार्च 1872 को ये पास हुआ है। ठीक, तो ये पास इनफोर्स डेट, पासिंग डेट, एक्ट नंबर 1 है, ये सब याद रखिएगा, आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, अच्छा कोई ये कन्फ्यूजन में मत रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आपका चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो और आपका साक्षात्कार हो, तीनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, हमें वीडियो में पढ़ाते समय आपको मेंस के क्वेश्चन भी बीच बीच में बताते रहेंगे। ठीक है, आइए विस्तार पे हम लोग चलते हैं। इसके विस्तार को 2 भाग में मैंने बांटा है, क्षेत्रगत विस्तार टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, और एक है सब्जेक्ट के आधार पे यानी विषयगत विस्तार। ठीक है, एक्सटेंशन। तो सब्जेक्ट यानी
जो है विषयगत विस्तार और दूसरा है क्षेत्रगत विस्तार, या इसको भौगोलिक विस्तार भी कहते हैं। भौगोलिक विस्तार में देखेंगे तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम वर्तमान में संपूर्ण भारत पे लागू है। ठीक है, कभी जम्मू कश्मीर पे नहीं लागू होता था, लेकिन 2019 से जम्मू कश्मीर पे भी लागू कर दिया गया है। क्लियर। उसके बाद विषयगत विस्तार की बात की गई है कि विषयगत विस्तार में किन विषयों पे ये लागू है और किन विषयों पे लागू नहीं है। बहुत प्रश्न यहां से अक्सर पूछा जाता है और बच्चों के गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं किस पे लागू है किस पे नहीं। ठीक, सभी प्रकार के, ठीक है, सभी प्रकार के सेना न्यायालय, यानी जितने सेना न्यायालय हैं सभी सेना न्यायालयों पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है, लेकिन 4 प्रकार के सेना न्यायालयों पे ये लागू नहीं है। भारत में जितने प्रकार के मार्शल कोर्ट हैं सब पे लागू होता है, सिवाय एक्सेप्ट 4 सेना न्यायालय। 4 प्रकार के मार्शल कोर्ट्स पे नहीं लागू है। वो कौन कौन से हैं? आर्मी एक्ट, नेवल डिसिप्लिन एक्ट, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट, एयरफोर्स एक्ट। ठीक है, इन 4 मार्शल कोर्ट्स पे नहीं लागू है। शेष जितने मार्शल कोर्ट हैं सब पे एविडेंस एक्ट अप्लाई होता है। इसके अलावा समस्त न्यायिक कार्रवाइयों पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। समस्त न्यायिक कार्रवाइयाँ, जुडिशियल प्रोसीडिंग में जो डिफिनीशन है वो यहाँ नहीं दिया गया है। न्यायिक कार्रवाई किसे कहेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं डिफाइन है, ये सीआरपीसी की धारा 2I में, ठीक है, डिफाइन किया गया है। ठीक है, सेक्शन 2I में सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 2I सीआरपीसी के अकॉर्डिंग ऐसी कार्रवाइयाँ जिसमें साक्ष्य शपथ पर वैध रूप से लिया जा सकता हो। अगर कोई प्रोसीडिंग कहीं चल रही है, किसी अथॉरिटी के द्वारा किया जा रहा है और उस कार्रवाई में अगर साक्ष्य शपथ पे लिया जा सके तो उसे न्यायिक कार्यवाही कहते हैं। समझ में आ गया? हर कार्रवाइयाँ न्यायिक कार्रवाइयाँ नहीं होती हैं जिसमें साक्ष्य नहीं लिया जा सकता शपथ पे। उन कार्रवाइयों को न्यायिक कार्रवाई की श्रेणी से बाहर रखा गया है। जैसे कमीशन जारी किया जाता है, कमीशन जब जारी किया जाता है तो कमीशन जा करके किसी व्यक्ति की या किसी स्थान का निरीक्षण करता है, किसी व्यक्ति की परीक्षा करता है, स्थान